तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 8। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से एक पेन ले लूंगा, ठीक है। उसे देखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो आज हम भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम करेंगे उदाहरण 8.1। तो आपको उदाहरण 8.1 करने से पहले क्या करना है, जो भी अभी हम पहले जितने भी संरचनाएं जो भी हमने पढ़ा है वो सब एक बार पढ़ के जरूर आइएगा, ताकि आप जो भी 8.1 उदाहरण करने वाले हैं उसमें हम जो जो भी चीज लिखेंगे या फिर जो जो भी हम चीज करेंगे उसको करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इसे एक एक करके करते हैं। तो हमें बनाना है हेक्सेन एक ऑल से हेक्सेनॉल। देखिए इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो हमें हेक्सेन एक ऑल, हेक्सेन एक ऑल दिया होता है। हेक्सेन है पहले तो देखिए हेक्सेन क्या होता है। हेक्सेन में हमें एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह, छह कार्बन दिए होंगे। छह कार्बन का मतलब क्या होता है हेक्सेन। मैंने आपको बताया था एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। इन सब कार्बन को हम कैसे बुलाते हैं, जैसे मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। और यहाँ पे छह कार्बन को हम बोलते हैं हेक्सेन। अब हेक्सेन एक और मतलब कि पहले कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सी माइटी लगा हुआ है, जिसे हम ओ एच कहते हैं, ठीक है। तो पहला कार्बन इस साइड से गिन लिया, फिर इस साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मान लो मैंने इस साइड से मांग लिया कि यहाँ पर लगाया हुआ है हमारा ओ एच, ठीक है। ओ एच लगा हुआ है, हमें क्या बनाना है हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल क्या होता है, हेक्सेनॉल होता है हमारा जहाँ पर हमें CHO, CHO मिल जाए तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा हेक्सेनॉल। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, जहाँ पर हमारा ओ एच लगा हुआ है यहाँ पर हमें CHO बनाना है, ठीक है। तो CHO कैसे बनाएंगे, देखिए ओ एच है, ओ एच में से यह ओ एच हटेगा और यहाँ पर ऐसे C और यहाँ पर H आ जाएगा। अब द्वि आबंध के साथ एक हमारा O आ जाएगा, तो यह बन जाएगा हमारा CHO। तो हमें से इस ऑक्सीजन में से एक हाइड्रोजन हटाना है और इस हाइड्रोजन को हमें यहाँ पर एक जोड़ देना है। तो ठीक है। तो इसके लिए तो देखिए आपको सीधी सीधी बस संरचना यह ध्यान रखनी है कि पीसीसी की मदद से हम यहाँ पर ऑल को हेक्सेनॉल बना सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, केवल एक हाइड्रोजन को हटाना है और दूसरे हाइड्रोजन को वहां पर जोड़ना है, तो हमें यहाँ पर हेक्सेनॉल मिल जाएगा। तो पीसीसी जो कि हमारा होता था उसकी मदद से हम इसे बना सकते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा दूसरा दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा है हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सो मतलब कुछ इस तरह से हमें एक रिंग दी गई होगी 6 कार्बन की, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 कोणीय बिंदु है हमारे पास। इन 6 ही बिंदुओं पर हमारे पास मान लो एक कार्बन है और वह एक एकल बंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह हमारा हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और एक ऑल यहाँ पर हम कहीं भी जगह पे मान लो एक ओ एच लगा देते हैं तो वह हमारा एल्कोहल हो जाएगा, तो जिससे हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है। अब हम क्या बनाना है, बनाना है साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन मतलब कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर ओ एच लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए CHO। सी हमारा पहले से लगा हुआ है, तो हमारा एच और ओ आ जाना चाहिए। एच और ओ कैसे आएगा, सी को 6 से द्वि के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, एक ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी से हमारा एल्डिहाइड आ जाएगा। और देखिए मैंने आपको बताया था कि हम पहले अल्कोहल की मदद से एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे नॉन है, मतलब ये हमारा कीटोन है। कीटोन हम इसे किस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इस साइड भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इस साइड भी कार्बन जुड़ा हुआ है। जब हमारे दोनों साइड कार्बन जुड़े हुए होते हैं तो इसे हम कीटोन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा कीटोन हो जाएगा। तो कीटोन हम बनाते हैं CrO2 O3, जिसे हम कहते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड की मदद से, और वह ध्यान रखिए वह एनहाइड्रस होना चाहिए, तो एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड की मदद से हम सीधे सीधे साइक्लोहेक्सेनॉन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पी फ्लोरोटोलिन से पी फ्लोरोबेंजल्डिहाइड। पहले तो देखिए पी, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है यहाँ पर पैरा। देखिए पहले मान लो यहाँ पर हमें एक कोई भी बेंजीन दी है, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है।
या मान लो हमें एक कोई भी व्यंजन दी गई है, जैसे आप कैसा बनगा, मान लो यहाँ पे कोई भी व्यंजन दी गई है जहाँ पे हमारे 6 कोने हैं। तो एक, मैं सीधा ऐसे बनाता हूँ। क्या है, मुझे एक व्यंजन दी गई है, तो इसे मैं बोलता हूँ ऑर्थो। यह होता है हमारा मेटा, यह होता है हमारा पैरा। तो इस पे हम, मैं मान लो कोई भी कुछ लगा दूं तो उसे मैं ऑर्थो बुलाऊंगा, इसको बुलाऊंगा मैं मेटा, और इसको बुलाऊंगा मैं पैरा। तो यहाँ पर हमारा पहला फ्लोरोटोलिन, टोलिन क्या होता है, जब मैंने बताया था एक हाइड्रोजन को हटा के मैं वहां पे CH3 लगा दूं तो वह मेरा टोलिन बन जाएगा। ठीक है। तो जो भी हमारा बेंजीन था, यहाँ पर मान लो मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है, CH3 लगाया। अब CH3 की जगह पे क्या लगाना है मुझे, क्लोरोबेंजिल्डिहाइड, मतलब कि CH3 की जगह पे मुझे CHO लगाना है। CHO आ जाएगा तो यह हमारा बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा। भाई आपको ध्यान रखना है, भाई पी पी मतलब पैरा पोजिशन पर ही आना चाहिए। ठीक है। तो यह कैसे होगा, यह देखिए हमारा, जैसे हमने पहले CrO3 प्रयोग किया था, यहाँ पर भी अब CrO3 प्रयोग करेंगे, लेकिन CH3CHO2, यह हमारा एक बड़ा सा एक कंपाउंड बन जाएगा। इसकी मदद से हम इसको करने वाले हैं। तो इसकी उपस्थिति में या फिर हम इसको CrO2Cl2 की मदद से, और HOH, HOH क्या है हमारा, यह है हमारा H2O, मतलब कि जल की उपस्थिति में हम इसे कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमें क्या दिया गया है, आगे हमें करना है इथेन नाइट्राइल से एथेनॉल। इथेन नाइट्राइल से एथेनॉल, यह तो आपको बस सीधे सीधे ध्यान रखना है, डाइबल एच की मदद से हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डाई आइसो ब्यूटेनॉल एल्यूमेंडिहाइड। और डाइबल एच की मदद से सीधे इथेन नाइट्राइल से एथेनॉल मिल जाता है। इथेन, इथेन मैंने बताया, बस 2 कार्बन हम सीधे सीधे लगा देंगे तो वह हमारा इथेन मिल जाएगा। और एथेनॉल, एथेनॉल में मान लो यह इथेन है, यहीं पे मैं CHO लगा दूं। ठीक है। तो यह हमारा एथेनॉल हो जाएगा। तो एथेन नाइट्राइल से हम सीधे डाइबल एच की मदद से सीधे सीधे एथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं। तो अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा एलिल एल्कोहल से प्रोपेनल। एलिल एल्कोहल से प्रोपेनल, मैंने बताया था एल्कोहल, मेरे पास कोई भी एल्कोहल दिया है उससे मुझे सीधे सीधे प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या है हमारा, कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी मुझे एल्डिहाइड बनाना हो तो वह कैसे बनेगा, OH से मुझे CHO ले जाना है। ठीक है। तो आ लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले मेरे पास OH लगा था, तो यहाँ से मुझे ले जाना है CHO। यह मैं कैसे ले जाऊंगा, यह मैंने बताया था PCC के प्रयोग हम जब सीधे सीधे करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है कि पहले हमारा कोई रिंग नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारे पास सीधी सीधी कार्बन की संख्या दी होगी वहाँ पे हम PCC के प्रयोग से प्रोपेनल बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्यूटोन टी इन से एथेनॉल। ब्यूटोन टी इन, ठीक है, ब्यूट का मतलब क्या होगा, एक, दो, तीन और चार, चार कार्बन है। ब्यूटेन टू इन मतलब कि दूसरे कार्बन पे एक द्विआवन लगा हुआ है। ठीक है, टू इन हो गया, इन का मतलब क्या होता है, 2 आवन लगे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक आवन लगा हुआ था, लेकिन अब 2 आवन लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है जब हमारे पास 2 कार्बन और इस कार्बन पे यहाँ पर एल्डिहाइड का समूह जुड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो 4 कार्बन है, 2 कार्बन कैसे आते थे, यार मैंने ध्यान कीजिए पहले पढ़ाया था कि हम जिंक धूल के साथ जब हम ओजोन की मदद, ओजोन का मदद लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और कुछ इस तरह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह और ये दोनों आवन टूट जाएंगे, और क्या होगा फिर, यहाँ से यह एक इस तरह से टूट जाएगा और यह एक इस तरह से टूट जाएगा। तो हमें दोनों साइड से 2 इथेनॉल के समूह मिल जाएंगे। और जिंक दुल की हम मदद क्यों लेते थे, क्योंकि जो भी हमारा ऑक्सीजन आखिर में बच जाएगा एक एस्टर, वह हमारा जिंक धूल के साथ ZnO की मदद से निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो हमने यह कर लिए है। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणों के बारे में। तो ठीक है, तो एक एक करके हम इन्हें अभी देखते हैं। चलिए शुरू करेंगे। कक्ष ताप पर मेथनल गैस के रूप में होती है। देखिए, जो भी हमारी मेथनल गैस, मेथनल होता है जो कि हमारा HCHO,
वह हमारा गैस के रूप में होता है। ठीक है। उसका देखिए एथेनॉल एक वाष्पशील द्रव है। जो एथेनॉल जिसमें दो कार्बन आ जाते हैं वह हमारा वाष्पशील द्रव है। वाष्पशील द्रव क्या होता है? जो हमारा जल्दी उड़ जाता है। ठीक है। अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन कक्ष तापमान पर द्रव व ठोस होते हैं। ठीक है। इनके अलावा जो भी हमारे पास एल्डिहाइड व कीटोन दिए होते हैं वह कक्ष ताप पर द्रव भी हो सकते हैं या फिर ठोस भी हो सकते हैं। एल्डिहाइडो व कीटोन के क्वथनांक समतल आवृत्त द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और इथरो से अधिक होते हैं। ठीक है। या तो हमें सीधा सीधा लिखा हुआ दिख रहा है। यह एल्डिहाइडो एवं कीटोनों के द्रव द्रव आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्बल आवृत्त संगुणन के कारण होते हैं। तो यह हमारे किस वजह से होते हैं? यह होते हैं हमारे द्रव द्रव आकर्षण के वजह से। इनके क्वथनांक की समतुल्य आवृत्त द्रव्यमान वाले अल्कोहलों से अंतरावृत हाइड्रोजन आवंत अनुपस्थित होने का कारण कम होते हैं। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के रूप में सबको अलग अलग करके लिख लिया है, तो चलिए इन्हें भी हम देखेंगे। सबसे हम देखते हैं एल्डिहाइड की रासायनिक संरचना, मतलब कि वह कैसे रासायनिक तरीके से बना होता है, और उसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो एल्डिहाइड तो मैंने आपको पहले बताया था कैसे होता है, कि हमें कोई भी कार्बन की यहाँ पे श्रृंखला दी गई होगी, और इसमें जो भी हमारे अंतिम कार्बन है, मतलब इस तरह से प्रथम कार्बन ले लीजिए या फिर इस तरह से आखिरी कार्बन ले लीजिए। ठीक है। यहाँ पे मान लो ये है, दोनों कार्बन मुझे दिए गए हैं। इन दोनों कार्बन पे जब यहाँ पे एक द्विआवन से ऑक्सीजन जुड़ा हो और एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो यह हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। एल्डिहाइड एक कार्बोनल यौगिक होता है जिसमें कार्बोनल यौगिक में संकलक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अणु होता है। इसका साधारण सूत्र होता है RCHO। देखिए मैंने इसको मान लो R मान लूं मैं, तो यहाँ पर आंख में बन जाएगा CHO, तो यह हो जाएगा हमारा RCHO। ठीक है, यह बन गया। जहाँ R एक ऑर्गेनिक रासायनिक समूह होता है। कुछ एल्डिहाइड के उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए तो यहाँ पर सभी की लास्ट में CHO जुड़ा हुआ है। देखिए H H का मतलब कि मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ा। देखिए यहाँ पर एक H एक C है, तो इसे हम फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इसका साधारण नाम है, इसे हम मेथनॉल भी कहते हैं। इसी तरह इसमें दो कार्बन है, तो इसे हम एसिटल्डिहाइड, इसका साधारण नाम है, आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर परीक्षा में फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड सीधे सीधे नाम आ जाते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड में आ जाएगा एक कार्बन, जिसे हम मेथनॉल कहते हैं। दो कार्बन होंगे तो इसे एथेनॉल कहेंगे। प्रोपेनॉल, देखिए यहाँ पे प्रोपेनॉल तो सीधे सीधे आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन कार्बन है और आखिर में हमारा CHO समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारी कीटोन की रासायनिक संरचना और उसके उदाहरण। तो ठीक है, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कीटोन की रासायनिक संरचना कैसी की थी हमने। देखिए कैसे की थी। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन की जो भी हमारे श्रृंखला दी हुई थी, इसमें पहले हमारे एल्डिहाइड में क्या होता था? एल्डिहाइड में हम अंतिम कार्बन पे ऑक्सीजन के दो यावन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, अंतिम दो कार्बन को छोड़ के हम बीच के कार्बनों पर ऑक्सीजन के समूह जोड़ेंगे, मतलब ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो ठीक है, तो ये दोनों कार्बन पे हम नहीं जोड़ने वाले और इन दोनों कार्बन पे हम जोड़ देंगे। मान लो यहाँ पे तीन कार्बन होते तो भी हम यहाँ पे तीनों कार्बन पे जोड़ते। तो यहाँ पे क्या करना है, बस हमें एक इस तरह से ऑक्सीजन जोड़ देनी है, तो ये यावन लगा के। ठीक है। तो यह हमारा कीटोन बन जाएगा। चलिए इसे पढ़ के भी देखते हैं। तो कीटोन भी कार्बोनिल यौगिक होता है, लेकिन इसमें कार्बोनिल यौगिकों में दो अर्ध संयुक्त रासायनिक समूह होते हैं। इसका साधारण सूत्र होता है RCOR। ठीक है, मान लो इसको मैंने R मान ले लिया और इसको मैंने R डैश मान लिया। अब इसको मैं क्यों मान रहा हूँ, एक को R एक को R डैश, क्योंकि किस साइड लंबी श्रृंखला हो सकती है, किसी साइड को अलग अलग लंबी श्रृंखला हो सकती है, तो दोनों को मैं एक जैसा नहीं मान सकता। तो ऐसे ही जहाँ R और R डैश आर्गोनिक रासायनिक समूह को दर्शाते हैं। कुछ कीटोनों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे एसीटोन, एसीटोन में देखिए बीच में हमें CO दिया हुआ है और एक साइड CH3 एक साइड CH3। एसीटोन में दोनों साइड CH3 जुड़े होते हैं और बीच के कार्बन पे हमारा ऑक्सीजन का परमाणु लगा हुआ होता है। इस टाइम मिथाइल एथाइल कीटोन, मतलब एक साइड मिथाइल जुड़ा होगा एक साइड एथाइल जुड़ा होगा और बीच के कार्बन पे हमारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। देखिए जैसे यहाँ पर एक साइड मिथाइल जुड़ा हुआ है एक साइड एथाइल जुड़ा हुआ है। एथाइल में देखिए दो कार्बन है, मिथाइल में एक कार्बन है, तो बीच के कार्बन पे हमारा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसका ब्यूटानॉन।
ब्यूटानॉन में क्या होता है, देखिए एक साइड मीथेन है और दूसरी साइड एक दो तीन, तीन कार्बन के साथ हमारा दूसरा है। इसे देखिए मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रो, मिथाइल प्रो, मिथाइल प्रोपाइल और कीटोन भी लिख सकते थे, क्योंकि एक साइड मिथाइल है दूसरी साइड प्रोपाइल और बीच में कीटोन है। तो इसे हम बीटानॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक दो तीन का चार, चार कार्बन के साथ हमारा यह अलग हो गया। चार कार्बन को हम क्या लिखते हैं, चार कार्बन को हम ब्यूटेन लिखते हैं। तो इसे हम जहाँ पर ओ जुड़ा हुआ है क्योंकि यह कीटोन है, तो इसे हम ब्यूटानॉन लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो वहाँ पर हमारा थोड़ा और बचा हुआ है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड और कीटोन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ समानता अंततः होता है। उच्च मोलर मास, मॉलिक्यूलर संरचना और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के कारण बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और में कीटोनों से थोड़ा अधिक होता है। तो ठीक है, एल्डिहाइडों में कीटोनों से थोड़ा अधिक होता है हमारा मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि दिए गए यौगिकों में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में विशिष्ट प्रभाव भी हो सकता है जो उनकी संरचना पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर किस चीज पे हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, उसमें मोलर मास कैसा है, मतलब कि किस में कितने ज्यादा कार्बन है या फिर किस में कैसे, और साथ में देखिए आपने में दिया भी हुआ है कि उसकी संरचना पे भी निर्भर करता है। तो मान लीजिए आप कुछ इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि मान लो यहाँ पर मुझे एक दो तीन चार कार्बन कुछ इस तरह से दे दें, या फिर एक दो तीन चार कार्बन कुछ इस तरह से दे दें, तो इनकी संरचना अलग अलग है। तो इनकी संरचना पर भी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निर्भर करता है कि यह किस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोनों के लिए सामान्य दृष्टिकोण। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही विद्युत गंध प्रदान करते हैं, तो इन दोनों में से ही गंध आती है हमें, और यह विद्युतीय केरल तरंगों में अच्छे परिवर्तक होते हैं। ठीक है, वे अभिलंब सोल्यूबल या फिर इंस्टेंटली सोल्यूबल, जो कि जल्दी घुल जाते हैं, नहीं होते हैं, वो जल्दी नहीं घुलते, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी, उनके आकार, मोलर मास और प्रभाव कार्बोनिल यौगिकों पे निर्भर करती है। जैसे मैंने आपको बताया था उनका मोलर मास, मान लो किसी में तीन कार्बन है किसी में चार कार्बन है, तो तीन कार्बन वाला जल्दी घुल जाता है या फिर चार कार्बन वाला कम धीरे धीरे से घुल रहा है। तो उनके आकार व उनके मोलर मास पे भी प्रभाव की वजह से भी उनका जो भी हमारी सॉल्युबिलिटी है वह डिपेंड करती है। इन्हें अधिकांश ऑर्गेनिक रासायनिकों यौगिकों के साथ अच्छी संघटनशीलता दिखाते हैं। जो भी हमारे ऑर्गेनिक रासायनिक यौगिक होते हैं, मतलब कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन होते हैं वह हमारे ऑर्गेनिक रासायनिक यौगिक होते हैं, उनके साथ इनकी अच्छी संघटनशीलता होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे हम बस इसको एक सारांश में, मतलब जितना भी हमने पढ़ा है उसको बस उसकी सारांश कर देंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोनों की भी भौतिक गुण उनकी रासायनिक संरचना, मोलर मास और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पर निर्भर करते हैं। मतलब कि उनके कार्बन कितने कितने पास हैं, इस वजह से उनमें कितना इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगा, मतलब कि वह एक दूसरे को किस तरह से खींच रहे हैं। साथ में उनका मोलर मास मैंने आपको बताया था, और उनकी रासायनिक संरचना की वह किस तरह से जुड़े हुए हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ अंतर होता है। यह अच्छी विद्युत गंध प्रवाह प्रदान करते हैं, मैंने आपको बताया, और उनके अधिकांश ऑर्गेनिक रासायनिकों यौगिकों के साथ संघटनशील होते हैं। मतलब कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक रासायनिक यौगिक होते हैं उनके साथ यह सबसे ज्यादा संघटनशील होते हैं। ठीक है, तो बस आज हम इनके भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमने भौतिक गुणधर्म और इनके उदाहरण भी कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि थोड़ा ज्यादा कवर कर लिया है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक बार घर जाके जरूर कर लीजिएगा। अभी हमारा थोड़ा सा भौतिक गुणधर्म और बचा है जो कि हम अगले आने वाले भाग में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज हमने जितना पढ़ लिया है उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो बस आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।